जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे सगिया का। अफजाल कॉलोनी पर गुड्स ट्रांसपोर्ट के गोदाम की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। जाँ बहक अफराद में 24 साल आसमत, 26 साल आसिफ और 40 साल खलील शामिल हैं। तफसीलात जानेंगे फहद भट्टी से। फहद, बताइएगा क्या मलबा हटा लिया गया है? सगिया के इलाके अफजाल कॉलोनी में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 5 मरला गोदाम की छत गिरने की वजह से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू का ये कहना है कि जैसे ही उन्हें इतला मिली, रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर मलबा हटाकर 4 अफराद की लाशें निकालकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी हैं। रेस्क्यू का ये कहना है कि 1 अफराद के मजीद मलबे तले दबे होने की इतला थी, मगर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल करके ऑपरेशन को मुकम्मल कर दिया गया है। रेस्क्यू के ऑफिसर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, फ़ारूक, उनसे बात करते हैं। जी फ़ारूक भाई, बताइएगा कि कैसे ये छत गिरी? सिचुएशन देख के लग रहा है कि जैसे काफ़ी बोसीदा थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हमने इसको असेस किया है तो छत के ऊपर मट्टी, गारा और इसके अलावा पानी ज़्यादा खड़ा था। वो रात मेरा ख्याल ये है, एक्सपेक्टेशन ये है कि जब बारिश होती रही है तो पानी का लोड बढ़ता रहे। छत कमज़ोर थी, ये भी नज़र आ रही है, बहुत बोसीदा छत है। जब इसके ऊपर पानी खड़ा होता रहे, लोड बढ़ता रहे, तो ये जो कमज़ोर स्ट्रक्चर है ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सका। दीवारें अपनी जगह पे मौजूद हैं और इसकी जो लोहे और लकड़ी की जो कड़ियाँ शड़ियाँ हैं वो टूट गई हैं और लोग उसके नीचे आ गए हैं। 4 डेड बॉडीज़ यहाँ से निकाली गई हैं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ने ये ऑपरेशन किया। कमिश्नर लाहौर साहब, उन्होंने भी विज़िट किया है। शाहिद वहीद कमर साहब ने इस ऑपरेशन को लीड किया। अभी यहाँ पे जो हमारी टीम खड़ी है वो एक एहतियात के तौर पे खड़ी है। ऑलमोस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन खालिद आपको दिखा सके कि बिल्कुल ये जो छत गिरी है उसका मलबा यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू एहलकार, पुलिस और दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे, उनके एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। लकड़ी के बाले और गार्डर लगाकर ये मट्टी की छत बनाई गई थी। बारिश होने की वजह से मट्टी के ऊपर जो है वो पानी निकालने के लिए या निकासी आब के लिए कोई बेहतर तरीके से सिस्टम नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये जो मकान की छत है, गोदाम की जो छत है वो बोसीदा हो गई और छत गिरने की वजह से 4 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू का कहना है कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, एरिया को भी क्लियर करार दे दिया गया है। ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। ढोलनवाल में रहबर अड्डा चौक पर मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 2 खवातीन जख्मी हो गईं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी हाँ, एक के बाद एक छत गिरने का वाकया सामने आ रहा है। ढोलनवाल रहबर अड्डा चौक पर मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 2 खवातीन जख्मी हुई हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। ढोलनवाल में रहबर अड्डा चौक पर मकान की छत गिरी है, जबकि छत गिरने से 2 खवातीन जख्मी हुई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी हाँ, अफसोसनाक वाकया पेश आया है ढोलनवाल में, जहां पर रहबर अड्डा चौक पर मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 2 खवातीन जख्मी हो गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रहबर अड्डा चौक पर मकान की छत गिर गई है। ढोलनवाल का ये इलाका है जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। छत गिरने के बाद 2 खवातीन जख्मी हो गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी हाँ, ढोलनवाल में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक के बाद एक के सामने आ रहा है। बारिश की वजह से ये वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। छतें कमज़ोर पड़ जाती हैं पानी रिसने की वजह से। और एक और वाकया पेश आया अफसोसनाक वाकये के अंदर, आपको बताएं, रहबर अड्डा चौक पर मकान की छत गिरी और छत गिरने से 2 खवातीन जख्मी हो गई हैं। जख्मी खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का ऐसा बताना है, ढोलनवाल के अंदर रहबर अड्डा चौक पर मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जख्मी हुई हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी हाँ, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है ढोलनवाल के रहबर अड्डा चौक के इलाके में, जहां पर मकान की छत गिर गई है और छत गिरने के बाद 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ढोलनवाल रहबर अड्डा चौक पर मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जख्मी हो गईं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दोपहर में होने वाली बारिश, पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। तेज हवाओं से नेशनल हॉकी स्टेडियम ग्राउंड के बाहर बरसों पुराना दरख्त गिर गया है। दरख्त गिरने के बाद ट्रैफिक और बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। लेस्को का अमला बिजली की तारों को हटाने में मसरूफ है। इसी हवाले से आपको बताएं कि बारिश के बाद कुछ लोगों के लिए बारिश बायस जहमत बनने लगी है। पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो गया है, जबकि तेज हवाओं से नेशनल हॉकी स्टेडियम ग्राउंड के बाहर बरसों पुराना दरख्त
भी गिर चुका है। दरख्त गिरने के बाद ट्रैफिक और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है और शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी है और शहरी कोफ्त और अजियत का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरख्त गिरने के बायस ट्रैफिक और बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है, जबकि तेज हवाओं से नेशनल हॉकी स्टेडियम ग्राउंड के बाहर बरसों पुराना दरख्त गिरा है। वज़ीर आला का अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए मौसर इकदाम करने का हुक्म। ड्रेन और वाटर चैनल्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाए। उस्मान बुज़दार की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। वज़ीर आला ने मुतालिका हुक्काम को मौसर इकदाम के लिए हाई अलर्ट कर दिया। फ्लडिंग से निमटने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएं, जबकि फ्लडिंग से निमटने के लिए कहा गया है वासा और तमाम लोकल गवर्नमेंट्स पेशगी इंतजामात करें। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर। अली अकबर बताएगा, वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन है, क्या कहा मज़ीद? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से तमाम महकमों को हदायत की गई है कि बारिशों के पेश नज़र वो पेशगी इक़दाम करें। ख़ास तौर पे अगर कोई ड्रेन बंद है तो उसकी सफाई का काम जो है वो मुकम्मल किया जाए। उसके साथ साथ गली मोहल्लों की जो सीवरेज है उसको भी जो है वो फौरी तौर पर साफ़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से तमाम महकमों को और ख़ास तौर पर वासा को ये हदायत की गई है कि जो फील्ड अफसरान हैं वो घरों पर बैठने के बजाय या अपने दफातर में बैठने के बजाय फील्ड में काम करते हुए दिखाई दें। उनका ये कहना है कि बारिशों में अगर पानी खड़ा हुआ और इसकी जिम्मेदारी किसी ऑफिसर पे आई तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से तमाम महकमों को और ख़ास तौर पर वासा को जो है वो वाज़ह अहकाम दिए गए हैं और वाज़ह हदायत की गई है कि बारिशों के पेश नज़र तमाम तर इक़दाम जो हैं वो फौरी तौर पर कर लिए जाएँ, पेशगी इक़दाम किए जाएँ और बारिशों के दौरान जो है किसी किस्म की परेशानी अगर शहरियों को आई तो उसके जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। LDA दफातर के गिरदो नवा में कूड़े के ढेर लग गए हैं। कई रोज से कूड़ा ना उठाने के बायस इलाके में अब ताफुन भी फैल रहा है। जी हाँ, LDA दफातर के गिरदो नवाह में कूड़े के ढेर लग चुके हैं और कई रोज से कूड़ा ना उठाने की वजह से इलाके में ताफुन भी फैल रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को अजियत का सामना है और मुतालिबा किया जा रहा है कि इस कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे, बताएगा क्यों सफाई सुथराई के इंतजामात नहीं किए जाते बर वक्त? जी बिल्कुल, शहर में बारिश के बाद जो कूड़े की हालत है वो भी अबतर होती जा रही है और इस हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर शहर की अहम इमारत LD ऑफिस जौहर टाउन, जहाँ पे रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं और शहरी आकर अपने जो काम है, निजी काम, वो उनकी अंजामदही करते हैं और सरकारी अफसरान भी आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, लेकिन उसके गिरदो नवा कूड़े की अबतर सूरत हाल है। ख़ास तौर पे LD ऑफिस की बैक साइड पे जहाँ पे पार्किंग कराई जाती है खाली प्लॉटों पे, वो कूड़े से भर गए हैं और वहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग कराना मुमकिन नहीं रही। इससे इलाके में ताफुन भी फैल रहा है और जो कूड़ा करकट फैल रहा है उस हवाले से एक कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी है LWMC के कि यहाँ से वेस्ट कलेक्शन क्यों नहीं की जाती। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वेस्ट कलेक्शन टाइमली नहीं की जा रही, जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब होती है और कई दिन पड़ा रहने से कूड़ा जो है वो गलाजत में और गंदगी के ढेर में तब्दील हो जाता है। बारिश के बाद कूड़े में अगर पानी पड़ जाए तो मजीद गलाजत और ताफुन फैलता है। जी, ताफुन फैलने लगा है। बहुत शुक्रिया दुरनायाब तफसीलात से करने के लिए। DC की ज़ेर सदारत इंसदादी डेंगू मुहिम के हवाले से इजलास में तमाम अलाइड महकमों के अफसरान ने शिरकत की। DC को डेंगू सरगर्मियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इनडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया गया। शहर में होने वाली बारिशों से डेंगू सर्विलेंस को मजीद तेज करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि DC की जानिब से यह कहा गया कि AC अपने अपने इलाकों में बारिशी पानी के निकास को यकीनी बनाए। गंदा पानी मच्छर की अफजाइश की आमाजगाह होता है। DC लाहौर दानिश अफजाल की जानिब से यह अहकामात जारी किए गए हैं। मजीद कहा गया कि गफलत बरतने नाकिस कारकर्दगी पर कानूनी कार्रवाइयां भी अमल में लाई जाएंगी, जबकि इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलेंस का जायजा भी लिया गया है। DC की ज़ेर सदारत मियानी साहब कब्रिस्तान कमेटी का भी इजलास हुआ। इजलास में DDLG मेंबरान कमेटी दीगर अफसरान ने शिरकत की। मियानी साहब कब्रिस्तान के उमूर को बेहतर करने के लिए 2 कमेटियां बनाने की हिदायत कर दी गई। पंजाब हुकूमत के कवानीन के मुताबिक HR को बेहतर करने की हिदायत की गई, जबकि रूल्स एंड रेगुलेशन बेहतर किए जाएंगे। DC लाहौर दानिश अफजाल की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई। मियानी साहब कब्रिस्तान के तमाम मसाइल का अहाता करने का फैसला किया गया। मियानी साहब कब्रिस्तान की गूगल
टैगिंग की जाएगी, ये भी कहा गया। जबकि तारीखी और अहम शख्सियात की कब्रों की भी गूगल टैगिंग की जाएगी। डीसी की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं। इसी हवाले से आपको बताते चले कि डीसी की ज़ेर सदारत मियानी साहब कब्रिस्तान कमेटी का इजलास हुआ। इजलास का अहवाल जानेंगे सईद अहमद से। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की कार्रवाई, इसी हवाले से आपको बताएं बैरून मुल्क नशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। जी हां, आपको बता रहे हैं कि एंटी नारकोटिक्स इन एक्शन है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की जानिब से कार्रवाई की गई। बैरून मुल्क मंशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है, जबकि हेरोइन भी बरामद की गई है। पार्सल से बरामद होने वाली मंशियात की मिकदार भी बताई जा रही है कि 195 ग्राम मिकदार बताई जा रही है। मंशियात को महारत से जूतों में छुपाया गया था। पार्सल मोहम्मद आफ्ताब ने कनाडा में जावेद अहमद के नाम बुक करवाया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बारिश से भेकेवाल मोड़ की सर्विस लेन में शिगाफ पड़ गया। शिगाफ 12 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा है। भेकेवाल मोड़ पर शिगाफ को रात में भरा जाएगा। असलम खान नयाजी की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, जबकि DMDOM की जानिब से यह बताया गया कि लाइन 40 साल पुरानी दबाव की वजह से फट गई है। पानी का लेवल ज्यादा होने की वजह से काम शुरू नहीं किया गया। असलम खान की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। DMDOM की जानिब से यह भी कहा गया कि शगाफ को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जबकि मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना बड़ा शगाफ है और बारिश से भीकेवाल मोड़ की सर्विस लेन में शगाफ पड़ गया है। शगाफ 12 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा बताया जा रहा है। जी हाँ, भेकेवाल मोड़ पर शिगाफ को रात में पुर किया जाएगा। असलम खान नयाजी की जानिब से बताया जा रहा है। DMDOM की जानिब से कहा गया कि लाइन 40 साल पुरानी है, दबाव की वजह से फट गई। पानी का लेवल ज्यादा होने की वजह से काम शुरू नहीं किया गया। शिगाफ को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और रात में इसको भर दिया जाएगा, ये बताया जा रहा है। भेकेवाल मोड़ पर शिगाफ पड़ गया है और सर्विस लेन पे ये शिगाफ पड़ा है। मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बताया यह जा रहा है कि लेन 40 साल पुरानी है, दबाव की वजह से फट गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ गैर कानूनी अराजी मुंतकली केस है। नैब ने तहकीकात का दायरा वसी करते हुए मास्टर प्लान तब्दीली के मुतासरीन से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। जी हाँ, मुतासरीन से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ बताएगा मजीद क्या पूछा गया। जी बिल्कुल, सन 2013 में लाहौर मास्टर प्लान तब्दीली का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था LDA की जानिब से, उसके ऊपर नैब तहकीकात कर रहा है, जिस पर अब नैब ने बाकायदा जो मुतासरीन है उनसे रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जो मरासला जारी किया गया है और जो इश्तिहार जारी किया गया है, इसके अंदर वाज़ेह किया गया है कि जो तहसील रायवंड के हवाले से जो मॉडिफिकेशन की गई थी लाहौर मास्टर प्लान में, उसमें जिन जिन अफराद का नुकसान हुआ, जिनके प्रॉपर्टीज़ मुतासिर हुई, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अंदर ये वाज़ेह किया गया था कि जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको एग्रीकल्चर एरिया डिटरमिन कर दिया गया है और वहाँ पर किसी किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज़ और रिहायशी इलाका नहीं बन सकता। इससे लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ थी, जब वो एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हुई तो उनकी जो माली वैल्यू थी वो बहुत कम रह गई। इसी केस के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर है मरियम नवाज शरीफ, उनको भी नैब ने शामिल तफ्तीश किया हुआ है। नैब की जानिब से उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इस नोटिफिकेशन का फ़ायदा उठाते हुए मरियम नवाज ने 200 एकड़ अराजी अपने नाम पर मुंतकिल कराई, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 100 कनाल और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी 100 कनाल अराजी अपने नाम पर मुंतकिल करवाई। शामिल तफ्तीश वो लोग भी हैं और अब बाकायदा तौर पर नैब ने मुतासरीन को डिटरमिन करना शुरू कर दिया है ताकि ये बात वाज़ेह की जा सके कि लाहौर मास्टर प्लान तब्दीली नोटिफिकेशन से किन किन लोगों ने फ़ायदा उठाया और कौन कौन से लोग इसमें मुतासिर हुए। जी ठीक है सऊद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन मसालती कौंसिल के इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। कौंसिल के इख्तियारात असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को देने का फैसला कर लिया गया है। तलाक, बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट के मामलात असिस्टेंट डायरेक्टर देखेंगे। मसालती मामलात असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट देखेंगे, जबकि चेयरमैन मसालती कौंसिल के इख्तियारात खत्म कर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने काबीना को समरी भी इरसाल कर दी है, जबकि चेयरमैन मसालती कौंसिल के इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। कौंसिल के इख्तियारात असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को देने का फैसला, तलाक, बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट के मामलात असिस्टेंट डायरेक्टर देखेंगे, जबकि मसालती मामलात असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट देखेंगे। चेयरमैन मसालती कौंसिल के इख्तियारात खत्म कर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने काबीना को
तफरीर इरसाल कर दी है। जबकि इस हवाले से मजीद आपको बता रहे हैं कि कौंसिल के इख्तियारात असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को देने का फैसला कर लिया गया। जी हाँ, तलाक, बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट के मुआमलात असिस्टेंट डायरेक्टर देखेंगे, मसालहती मुआमलात असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट देखेंगे, जबकि चेयरमैन मसालहती कौंसिल के इख्तियारात खत्म कर दिए जाएंगे। इस हवाले से बताया जा रहा है कि सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने काबीना को समरी भी इरसाल कर दी है। चेयरमैन मसालहती कौंसिल के इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। कौंसिल के इख्तियारात असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को देने का फैसला कर लिया गया है। तलाक, बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट के मुआमलात भी असिस्टेंट डायरेक्टर ही देखेंगे, जबकि मसालहती मुआमलात असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट देखेंगे। चेयरमैन मसालहती कौंसिल के इख्तियारात खत्म कर दिए जाएंगे। इसी हवाले से फैसला कर लिया गया है। महकमा खजाना ने किफायत शुआरी इक़दामात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वुज़रा, अरकान असेंबली, ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। अफसरान और वुज़रा के बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नई गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दफातर के लिए एसी खरीदने पर भी पाबंदी आयद होगी। घरों और दफातर की तज़ीन व आराइश पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। असामियों की अपग्रेडेशन करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा खजाना ने किफायत शुआरी इक़दामात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़रा और अरकान असेंबली, इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स के भी गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद होगी। दूसरी जानिब 120 तहसीलदारों को अगले ग्रेड में तरक्की देने का फैसला कर लिया गया है। महकमा SNGAD ने वर्किंग पेपर मांग लिया। तहसीलदारों को PMS कैडर दिया जाएगा। तरक्की मिलने पर तहसीलदार असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हो सकेंगे, जबकि मुहर्रम उल हराम के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इजलास तलब करेंगे। जबकि अपडेट आपको कर रहे हैं कि 120 तहसीलदारों को अगले ग्रेड में तरक्की देने का फैसला। महकमा SNGAD ने वर्किंग पेपर मांग लिया। तहसीलदारों को PMS कैडर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर इन्हिसार करने वाली हुकूमत की सोशल मीडिया को नवाजने की तैयारियां। सोशल मीडिया के इश्तिहारात के मुआवजे में इजाफा कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने इश्तिहारी पॉलिसी 2012 में तरामीम कर दी है। पॉलिसी में तरामीम कर दी गई है। मजीद क्या क्या शामिल किया गया, जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी है उसमें कुछ तरामीम की गई और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पर इंसार करने वाली हुकूमत है, अब उन्होंने सिर्फ वेबसाइट पर जितने भी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब इसमें हुकूमत पंजाब की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है उसमें जो तरमीम की गई उसके मुताबिक जो रोज़ाना की बुनियाद पर इंग्लिश अगर वेबसाइट है, अगर 60,000 डेली उस पर व्यूवरशिप है तो उसको माहाना 6 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट के इश्तिहारात के दिए जाएंगे। अब अगर एक वेबसाइट उर्दू की है और उसमें 1 लाख तक यानी कि 20,000 से ज़्यादा तक, वहाँ पर 40,000 से ज़्यादा तक अगर वहाँ पर ट्रैफिक आ रही है, व्यूवरशिप आ रही है, तो उनको 11 लाख रुपए माहाना जो है वो एडवर्टीजमेंट की मद में इश्तिहारात दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो दीगर लैंग्वेजेस में, ज़बानों में वेबसाइट जो बनाई गई हैं उनको भी जो एडवर्टीजमेंट है वो भी इसी पॉलिसी के तहत ही दी जाएगी। तो ये पहली दफ़ा हुकूमत पंजाब की तरफ से ये पॉलिसी लाई गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर काम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पर भी टीवी के बाद, अखबारात के बाद सोशल मीडिया पर भी उनकी एडवर्टीजमेंट जो है वो की जाए। और इस एडवर्टीजमेंट की पहले रकम बहुत कम थी, लेकिन अब रकम जो है बढ़ा दी गई है कि 40,000 तक जो जिस वेबसाइट पर रोज़ाना की बुनियाद पर व्यूवरशिप होगी उसको 11,20,000 रुपये तक की एडवर्टीजमेंट जो है वो दी जाएगी। रामे, बहुत शुक्रिया आपका। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। FIA साइबर क्राइम विंग बेघर हो गया है। कंटोनमेंट बोर्ड ने दफ्तर रिहायशी इलाके में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। साइबर क्राइम विंग का दफ्तर सिर्फ चंद ही रोज में तुफैल रोड पर कायम रह सका, जबकि डायरेक्टर FIA ने नया दफ्तर 4.5 लाख माहाना किराए पर लिया था। दिन बाद ही 2 दिन में ही दफ्तर की मुंतकली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताएगा क्यों दफ्तर मुंतकिल किया जा रहा है? बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम विंग के जो इनको सेपरेट किया गया है FIA से, तो उसके बाद FIA साइबर क्राइम विंग के पास इस वक्त जो है वो जगह मौजूद नहीं है। जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये शादमान का इलाका है, और शादमान यहाँ पे 2 कनाल का घर कुछ अर्सा कबल FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से लिया गया, लेकिन इसके बाद जो जगह कम थी तो उसके लिए पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि ये दफ्तर जो है इसको मुंतकिल किया जाए। और उसमें FIA साइबर क्राइम विंग ने कैंट के इलाके तुफैल रोड के ऊपर एक घर किराए पर लिया, लेकिन वो घर भी रिहायशी
रहायशी इलाके में होने के बाद कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से वो घर भी खाली करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अब इसमें आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम विंग के पास कोई दफ्तर मौजूद नहीं है और FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से FIA जोन 1 को दरख्वास्त की गई कि वो अपना सामान जो है वो जोन 1 में रखवाना चाहते हैं, लेकिन जोन 1 की जानिब से भी वो सामान जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब FIA शादमान का जो दफ्तर था साइबर क्राइम विंग का वो भी खाली हो चुका है और FIA का कंटोनमेंट बोर्ड का जो तुफैल रोड के ऊपर जो दफ्तर था कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से उसको भी खाली करने के अहकामात दिए गए हैं। और अब जो सूरत हाल ये है कि FIA साइबर क्राइम विंग के पास कोई भी जगह मौजूद नहीं है और हुकूमत जो फेडरल एजेंसी है जिसने हज़ारों लोगों के लिए सहूलियात पैदा करनी थी, साइबर क्राइम के जो इश्यूज़ थे उसको रिजॉल्व करना था, वो ख़ुद जो है इस वक्त मसले से दो चार है और इनके पास अपने के लिए कोई जगह भी मौजूद नहीं है। इस हवाले से FIA साइबर क्राइम विंग के डायरेक्टर अब्दुल रब की जानिब से आपको ये बताएं कि ये जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये शादमान का 2 कनाल का घर था जो 2.5 लाख रुपए किराए के ऊपर जो है वो हासिल किया गया था, लेकिन अब क्योंकि इसके लिए बड़ी जगह दरकार थी, लेकिन बड़ी जगह तो ना ली गई, लेकिन किराया जो था वो भी बड़ा हो गया। ठीक है इरफान मलिक, से करने के लिए बहुत शुक्रिया। सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान की वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह के घर आमद। अब्दुल अलीम खान ने एजाज शाह से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। पीर तारिक शाह की वफात से वकला काबिल लीडर से महरूम हुए, सीनियर वज़ीर की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान की वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह के घर आमद हुई है, जबकि अब्दुल अलीम खान ने एजाज शाह से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। अब कुछ बात करेंगे सोने की, जो कि ऊंचाई पर जा रहा है। सराफा बाजारों में सोना 500 रुपए फी तोला मजीद महंगा हो गया। खालिस 24 किरात फी तोला सोना 1,17,000 रुपए का हो गया। 22 किरात फी तोला सोना 1,07,250 रुपए का हो गया। जी हाँ, सोने की ऊंची उड़ान बरकरार है। सराफा बाजारों में सोना 500 रुपए फी तोला महंगा हो चुका है। खालिस 24 किरात फी तोला सोना 1,17,000 रुपए का हो गया। 22 किरात फी तोला सोना 1,07,250 रुपए का हो चुका है। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। सराफा बाजारों में सोना 500 रुपए फी तोला महंगा हो गया। नाज़रीन, बाप बेटियों को आला तालीम दिलवाने में रुकावट बन गया। मां ने बच्चों की तालीम बाजियाबी के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया, जबकि बोरीवाला की नादिया कौसर ने बच्चों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। SHO थाना मॉडल टाउन बूरेवाला मोहम्मद तारिक को फरीक बनाया गया है। शोहर मोहम्मद तारिक सख्त मिजाज का मालिक है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। नादिया कौसर ने कहा कि बेटी उस्मा, नाज और फायजा अपनी तालीम जारी रखना चाहती हैं। बाप अपनी बेटियों को मजीद तालीम नहीं दिलवाना चाहता। शोहर मोहम्मद तारिक ने 21 अगस्त को तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बाप ही बेटियों को आला तालीम दिलवाने में रुकावट बन चुका है। मां ने बच्चियों की तालीम और बाजियाबी के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया, जबकि बूरेवाला की नादिया कौसर ने बच्चों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। लड़की की जिन्स तब्दील करवा के लड़का बनने की ख्वाहिश। हाईकोर्ट में लड़की की जिन्स तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत की गई। केस में मुतालिका महकमे का सीनियर अफसर डॉक्टर उमर अदालत में मौजूद रहा। अदालत का लड़की की जिन्स तब्दीली के मुतालिक बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दी गई है। सेक्रेटरी सेहत और दीगर फरीकैन को रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दे दी गई। लड़की को लड़का बनाने के लिए ऑपरेशन करवाने से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब कर ली गई। जस्टिस जवाद हसन ने लड़की सबा की दरख्वास्त पर समाअत की। किसी को जिन्स तब्दीली की इजाजत कैसे दे सकते हैं? अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। किस कानून के तहत लड़की को मर्द बनने की इजाजत दें? जस्टिस जवाद हसन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। ट्रेडमार्क कॉपीराइट ट्रिब्यूनल के जज अब्दुल कयूम ने गुलकार अफजल राही के दावे पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, जबकि हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए 4 मल्टी मीडिया कंपनियों को इकराम राही की इजाजत के बगैर गाने चलाने से रोक दिया गया है। जी हाँ, इसी हवाले से आपको बताएं कि हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताएगा मजीद क्या कहा गया? जी, ट्रेडमार्क ट्रिब्यूनल और कॉपीराइट ट्रिब्यूनल के जज अब्दुल कयूम ने गुलकार अकरम राही के हुक्म इम्तनाई के दावे के ऊपर जो है हुक्म इम्तनाई कंफर्म कर दिया है। अदालत में अकरम राही ने मल्टी कंपनी हैं उनको फरीक बनाया था, जिनमें मूवी बॉक्स है, मीना स्टोर इंटरनेशनल है, KH
ملٹری میڈیا ہے اور ہائی ٹیک میوزک لمیٹڈ ہے، ان کو فریق بناتے ہوئے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ یہ ان کے 10 کے قریب گانے ہیں جو ان کی اجازت کے بغیر نشر کیے جا رہے ہیں، اس سے ان کو جو ہے وہ کافی نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا حکم امتناعی جو ہے وہ جاری کیا جائے، جس پر عدالت نے حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے کمپنیوں کو روک دیا ہے کہ گلوکار اکرم راہی کی پرمیشن کے بغیر اس کے گانے جو ہے وہ نہ چلائے جائیں۔ کاپی رائٹ کیا ہے؟ میرے پاس یہاں پر حسیب قدوسی موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حسیب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کاپی رائٹ کے جو دعوے دائر کیے جاتے ہیں حکم امتناعی کے لیے، تو یہ حکم امتناعی کب تک چلتا ہے؟ اور یہ بتائیے گا کہ کاپی رائٹ کے جو دعوے ہیں یہ کیسے دائر ہوتے ہیں؟ اس میں سائنس صاحب یہ کاپی رائٹ جو ہے انٹلیکچوئل ٹریبیونل جو اس لیے بنایا گیا ہے کہ کسی کی جو تخلیق ہو، جو کسی نے کوئی چیز ایجاد کی ہے، کسی نے کوئی نئی چیز بنائی ہے اپنی تخلیقی صلاحیت کو لے کے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ ان کی کاپی ہو کے ان کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ اسی قانون کی بیس پر اکرم راہی صاحب نے دعویٰ دائر کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو گانے جو کہ میری تخلیق تھے، جو کہ میں نے اپنی محنت سے بنائے ہیں، اس کو دوسرے لوگ استعمال کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کی بنا پر عدالت سے استدعا کی گئی کہ ان کو اس کام سے روکا جائے۔ عدالت نے اس کے موقف کی تائید کرتے ہوئے فی الحال جو ہے ان تمام کمپنیز جو ڈیفینڈنٹ ہیں اس میں ان تمام کو ان کے گانے استعمال کرنے سے روک دیا ہے، اور اس کے سماعت کے بعد اس میں بعد شہادتوں کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ واقعی اکرم راہی کی تخلیق ہیں یہ گانے، اور یہ گانے جو ہیں کیا کہتے ہیں کوئی اور ان کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ جی آپ نے حسیب قدوسی ایڈوکیٹ ہیں، ان کا جو ہے موقع سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹریڈ مارک ٹریبیونل کے یہاں پر دعوے جو ہیں وہ دائر کیے جاتے ہیں جس کے پاس ٹریڈ مارک ہوتا ہے، کوئی غیر قانونی طور پر اس کو استعمال کرتا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ رجوع جو ہے وہ یہاں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر گلوکار اکرم راہی کا کیس تھا جس پر آج عدالت نے اپنا حکم سنا دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، حکم امتناعی کیا ہے۔ بہت شکریہ شاہین عتیق۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی وائرس کا کوئی کنفرم کیس سامنے نہیں آیا، ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ مزید کہا گیا 24 گھنٹوں کے دوران 533 مشتبہ مریض ہی رپورٹ ہوئے ہیں۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے رپورٹ ہونے والے مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ ترجمان کا ایسا بتانا ہے کہ 1 جنوری سے اب تک پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی کل تعداد 45 ہو چکی ہے۔ صوبے بھر میں 3 مریض زیر علاج جبکہ 42 صحتیاب ہو کر گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں رواں سال ڈینگی سے کوئی قیمتی جان ضائع نہیں ہوئی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ ایک ہفتے میں صوبے بھر کے 8,843 مقامات سے ڈینگی لاوا برآمد ہوا۔ ترجمان کا مزید کیا بتانا ہے جان لیتے ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری۔ جی یہ حالیہ موسم برسات کے آغاز کے ساتھ ہی محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے لاہور سمیت صوبے بھر میں جو ڈینگی سرویلنس ہے اس کو بڑھا دیا ہے، اور اسی کے اعداد و شمار جو ہے وہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ترجمان کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی نیا کیس جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اب تک پنجاب میں جو ہے وہ 45 جبکہ لاہور میں 13 کیسز ہیں 1 جنوری سے اب تک جو رپورٹ ہو چکے ہیں۔ 533 جو ہے وہ سسپیکٹڈ کیسز ہیں جن کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی کنفرمیشن گزشتہ روز بھی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی تک جو کیسز میں اضافے کا خدشہ تھا اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک کیسز سامنے نہیں آ رہے۔ تاہم جو سرویلنس ہے جو لاروا سائڈنگ ہے اس کا عمل جاری ہے، اور اسی کے سلسلے میں یہ ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ پنجاب بھر میں 8,843 مقامات سے جو ہے وہ لاروا برآمد ہوا، جس کو فوری طور پہ طلب کیا گیا تاکہ مچھروں کی افزائش کو روکا جا سکے۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ محرم الحرام ہے اور سی ٹی او سید حماد عابد کا مرکزی جلوس روٹ کا دورہ کیا گیا۔ سی ٹی او لاہور نے ڈائیورژن پوائنٹس اور متبادل روٹ کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او نے شرکاء کے لیے مختص پارکنگ پوائنٹس کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی ایس پی ٹریفک سٹی سرکل نے بریفنگ دی۔ سی ٹی او کا جلوس کے روٹ پر قائم تمام تجاوزات ہٹانے کا حکم۔ شرکائے جلوس کو آمد رفت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سی ٹی او کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی۔ ڈویژنل افسران کی نگرانی میں 6 ڈی ایس پیز فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ متبادل روٹس پر 121 پیٹرولنگ آفیسرز 148 انسپیکٹرز ڈیوٹی دیں گے۔ لاہور چیمبر کے انتخابات کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ لاہور بزنس مین فرنٹ کی جانب سے 5واں امیدوار بھی نامزد کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، 5واں امیدوار بھی نامزد کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شہزاد خان عبدالی سے۔ جی شہزاد، بتائے گا سرگرمیوں کے حوالے سے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات کی سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پیاپ فاؤنڈر الائنس کی جانب سے تاحال امیدواران جو ہیں وہ فائنل نہیں کیے جا سکتے۔ درخواستیں پیاپ فاؤنڈر الائنس نے تمام تر جو ہے وہ موصول کر لی ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل لاہور بزنس مین فرنٹ جو ہے ان کی جانب سے امیدوار
फाइनल करने का सिलसिला जो है वो जारी है। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की जानिब से 5वें उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के 5वें उम्मीदवार नबील तारिक होंगे, जिनका ताल्लुक गुड्स ट्रांसपोर्टर से है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर की जानिब से जो है वो नबील तारिक को इस हवाले से नामजद किया गया है और नबील तारिक लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के प्लेटफार्म से लाहौर चैम्बर के एसोसिएट क्लास के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस हवाले से जो उम्मीदवार नामजद किया गया है, उम्मीदवार नामजद करने के हवाले से रावी रोड ट्रक अड्डा पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस पर गुड्स बरादरी की गुड्स ट्रांसपोर्टर की बड़ी तादाद शरीक हुई और उन्होंने यूनानिमसली इस बात का ऐलान किया कि नबील तारिक उनकी तरफ से लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट का इलेक्शन लड़ेंगे। मजमूई तौर पर 5वें उम्मीदवार का लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की जानिब से नाम का ऐलान किया गया है। मजीद 3 नाम जो हैं वो चंद दिनों में सामने आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।